अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम टू द पोस्ट मार्केट सेशन। आज का जो सेशन है हमारा वो बाय द वे उसमें जो हमारे गेस्ट हैं वो तनवीर भाई हैं। तनवीर भाई बेसिकली इज़ अ सीनियर रिसर्च एनालिस्ट एट चेस सिक्योरिटीज़। आज जो हम डिस्कस करेंगे बाय द वे उन्होंने रिपोर्ट निकाली है पाकिस्तान फर्टिलाइजर्स के ऊपर। उसको जो है वो हम आज जो है डिस्कस करेंगे और वेलकम करते हैं ये तनवीर भाई को। अस्सलाम वालेकुम तनवीर भाई। वालेकुम सलाम सभी, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तनवीर भाई, आई गेस स्टार्ट करते हैं। आई अलाउड यू टू शेयर द स्क्रीन। जी बिल्कुल। तो हमने फर्टिलाइजर पे एक रिपोर्ट निकाली थी। बेसिकली था क्योंकि करंट जो भी हम अगर इकोनॉमी देखें तो वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर कह सकते हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का ओवरव्यू देते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि टोटल जो है वो इंडस्ट्री में तकरीबन 6 लिस्टेड प्लेयर्स हैं। और जिसमें मेजॉरिटी जो है वो बिलोंग करती है बिजनेस ग्रुप ऑफ कोची, एंग्रो एंड फार्मा फर्टिलाइजर। इसके अलावा अगर हम बात करें टोटल प्रोडक्शन की तो ऑन एवरेज जितनी भी फर्टिलाइजर की प्रोडक्शन होती है तो उसमें तकरीबन 9 मिलियन मेट्रिक टन की टोटल प्रोडक्शन होती है। और साथ में हम जो है वो कुछ क्वांटिटी जो है वो इंपोर्ट भी करते हैं। टोटल ऑफटेक की बात करें तो ओवरऑल फर्टिलाइजर की तो CY 23 टोटल ऑफटेक जो थे तकरीबन 10.9 मिलियन मेट्रिक टन जो थे वो रिकॉर्ड हुए थे। बीइंग क्योंकि फर्टिलाइजर जो है एक एसेंशियल पार्ट फॉर द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसकी वजह से जो है वो उसकी डिमांड फॉर द ईयर्स जो है वो एक यूनिफॉर्म और मैच्योर रहती है। इसके साथ अगर सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो लास्ट 5 ईयर्स की अगर बात करें तो एनुअल फर्टिलाइजर प्रोडक्शन जो है वो 8.7 मिलियन मेट्रिक टन तक जो थी वो रिकॉर्ड हुई थी। अब जिसमें जो फर्टिलाइजर ऑफटेक एवरेज जो है वो 9.9 मिलियन मेट्रिक टन थे। इसके साथ अगर CY 23 की बात करें तो टोटल जो है वो तकरीबन 10.3 मिलियन मेट्रिक टन जो थे वो रिकॉर्ड हुए थे। ऑप्टेक्स की बात करें, यूरिया स्पेशली यूरिया ऑप्टेक्स की बात करें तो इन लास्ट ईयर CY 23 टोटल यूरिया ऑप्टेक्स जो कि 6.6 मेट्रिक टन मिलियन मेट्रिक टन जो रिकॉर्ड हुए थे एज कम्पेयर 6.61, एक मिनिमम इंक्रीज देखा गया था थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा अगर हम DAP जिसको हम डेट कहते हैं अगर उसकी बात करें तो उसमें एक तकरीबन 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक इंक्रीज देखा गया था एज कम्पेयर लास्ट ईयर। 1.5 मिलियन टन जो था डेट पिछले साल जो था सेल हुआ था एज कम्पेयर 1.2 मिलियन टन इन CY 2022। प्रोडक्ट प्राइस ब्रेकअप की बात करें तो एज जो टोटल इंडस्ट्री है उसमें मेनली तकरीबन 74% जो है वो प्रोडक्शन वाइज होता है वो यूरिया की प्रोडक्ट होती है। इसके फॉलोड बाय 7% डेप एंड बाकी 15 से 20% जो है उसमें केन आता है, सेप आते हैं और अदर जो है फर्टिलाइजर्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पाकिस्तान की मार्केट जो है वो बेसिकली यूरिया फोकस मार्केट है। लाइक जितने भी प्लांट है वो लाइक नाइट्रोजन बेस्ड प्लांट पाकिस्तान में। अपार्ट फ्रॉम दी तो टोटल नाइट्रोजन के नाइट्रोजन के हवाले से जो है वो फौजी फर्टिलाइजर बिन कासिम जो है वो नाइट्रोजन और डाई अमोनियम फॉस्फेट में डील करता है। बेसिकली डेट जो है वो 30 से 35% यहाँ कंपनी बनाती है, बाकी जो है टोटल इंपोर्ट होता है। अगर इन टर्म्स ऑफ ऑफटेक की बात करें तो भी ऑन एवरेज जो है वो 64% जो है वो यूरिया के ऑफटेक्स होते हैं थ्रू आउट द ईयर्स। इसके अलावा डेट के तकरीबन टोटल ऑफटेक्स में से प्रोपोर्शन 15% है और बाकी जो है वो ड्राई केन हो गया से या नाइट्रोजन बाकी हो गए तो वो सारे मिलाकर का बाकी पोर्शन कवर करते हैं। अच्छा तनवीर भाई, मेरा यहाँ पे आपसे एक सवाल है कि कंपनी वाइज जो है वो अगर हम बात करें यूरिया की कैपेसिटी क्या है। अच्छा, कंपनी में सबसे बड़ा जो प्लांट है वो इफर्ट का है। इफर्ट की तकरीबन 2.275 मिलियन टन की कैपेसिटी है, फॉलोड बाय दी FFC फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जिसकी तकरीबन 2.05 मिलियन मेट्रिक टन की कैपेसिटी है।
और बाकी फॉलोड बाय अदर प्लांट्स। टोटल कैपेसिटी तो ये है। और डिमांड की बात करें तो ऑन एवरेज पिछले 10 साल की अगर हम बात करें तो 6.6 मिलियन टन की जो है ऑन एवरेज सिगरेट की एक डिमांड रहेगी। परफेक्ट। इसके अलावा अगर बात करें तो ओवरऑल जो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो तकरीबन 23% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है सेक्टर, जिसकी वजह से जो है वो लाइक उनमें से एक मेजर क्रॉप आ जाते हैं, वीट आ जाता है, राइस, शुगर केन एंड कॉटन। तो ये भी कह सकते हैं कि लास्ट टाइम जिस तरह फ्लड आए थे तो फ्लड होने के बावजूद भी कोई फर्टिलाइजर की डिमांड पे इतना कोई मेजर इम्पेक्ट नहीं आया था, बिकॉज ऑफ दी एक लाइक फूड सिक्योरिटी की वजह से। और सिग्निफिकेंट कुछ मेजर्स लिए हुए थे गवर्नमेंट ने ताकि जो है वो ये इस सेक्टर को कंटिन्यू किया, बिकॉज दिस इज लाइक वी कैन से एक असेंशियल आइटम है फॉर द लिविंग्स। तो इसकी वजह से ये कि इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इज इम्पोर्टेंट फॉर दी कंट्री, जिसकी वजह से जो है फर्टिलाइजर ओवरऑल की डिमांड जो सप्लाई जो है वो मेच्योर ही रहती है। इसके साथ अगर बात करें तो टोटल फर्टिलाइजर में एक तो उसकी नेचर की वजह से और दूसरा ये कि लाइक फूड सिक्योरिटी और ये सारी चीज़ें इंश्योर करने के लिए हम कहते हैं कि एक जो प्राइसेस का मैकेनिज्म है वो गवर्नमेंट ने सेट, मतलब इस तरह का गवर्नमेंट का सेट किया हुआ है। लाइक यूरेट की अगर बात करें पर वेट, तो लास्ट ईयर क्लोज हुई थी तकरीबन 3300 पे, जो कि एक बड़ी डिस्पैरिटी थी इंटरनेशनल मार्केट में। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो ये तकरीबन 7500 से 8000 पर बैग जो है वो ट्रेड करी होती है। एक तो यहाँ से एक बड़ी स्ट्रेस होता है यूरिया की ओवरऑल प्राइस में, और दूसरा ये कि मोस्टली ये जो सेक्टर है वो गवर्नमेंट फोकस सेक्टर है। तो हम गोइंग फॉरवर्ड ये कह सकते हैं कि एक बड़ी अच्छी खासी सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से भी, और प्राइसिंग पावर की वजह से प्राइसिंग पावर जो है वो सेक्टर को एक अट्रैक्टिव बनाता है गोइंग फॉरवर्ड फॉर दी इन्वेस्टिंग पर्पस। इसके साथ अगर हम अच्छा जी तनवीर भाई, मैं यहाँ पे जो है वो थोड़ा आपसे आपको वो करूँगा, इंटरप्ट करूँगा। अच्छा, मेरा सवाल जैसे आपने प्राइसिंग पावर के हवाले से तो अभी जो है वो डिस्कस करा, तो अगर हम वैसे सेल्स वाइज देखें तो एनुअली अगर हम देखें तो साल के कौन से हिस्से में या कौन से महीने में हम ये देख रहे होते हैं कि फर्टिलाइजर की सेल्स जो है वो बढ़ती हैं? अच्छा, बेसिकली पाकिस्तान में दो बड़े सीजन आते हैं, एक खरीफ का आता है, दूसरा रबी का सीजन आता है। जब रबी का सीजन मोस्टली स्टार्ट होता है आपका अक्टूबर से दिसंबर तक। अब इसमें दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं ओनली मेनली जिसमें ये कि एक तो यूरिया एंड डेप दोनों की डिमांड और उसमें एक अच्छी खासी इंक्रीज हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद आगे चलकर डिमांड होना स्टार्ट हो जाती है, और क्योंकि हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होती है ये अप्रैल टू मई से। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ओवरऑल मतलब जो रबी सीजन है वो खत्म होने को होती है। और जिसमें सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन तो ये होती है रबी में बताता चलूँ कि मेजर कौन से बड़े मेजर क्रॉप्स होते हैं इस सीजन में। तो सबसे बड़े जो मेजर क्रॉप्स होते हैं एक वीट होता है, और इसके अलावा ग्रेप्स होते हैं, और टोबैको की प्रोडक्शन इस सीजन में हो रही होती है। इसके अलावा दूसरी खरीफ की बात करें तो खरीफ का स्टार्ट होता है सीजन अप्रैल टू जून में। अब जिसमें सिर्फ जो बात करें तो यूरिया की यूजली डिमांड जो है वो इंक्रीज रहती है इन महीनों में। गोइंग फॉरवर्ड अगर इसमें बात करें तो जो मेजर क्रॉप्स हैं खरीफ के, उसमें शुगर केन आ गया, कॉटन आ गया, राइस आ गया और मेज, ये जो है प्रोडक्ट्स इसमें खरीफ की सीजन में होते हैं। तो इन शॉर्ट अगर समराइज कर दें तो जो हाई ऑप्टेक्स वाले मंथ हैं उसमें से अक्टूबर टू दिसंबर, और इसके अलावा अप्रैल टू जून जो है उसमें हम दोनों की लाइक यूरिया एंड डेट की डिमांड जो है वो इंक्रीज होते हुए हमें नजर आती है। इसी तरह हम बात करें तो लास्ट नंबर की बात करें तो पिछले महीने जो है वो तकरीबन यूरिया 8% पे ईयर ऑन बेसिस में इंक्रीज हुआ था, और डेट जो है वो तकरीबन 18% में उसमें एक जो है वो इंक्रीज कर गए हैं बेसिकली। अब इन्वेस्टमेंट पर्पज से हवाले से बात करें कि एक तो कंटिन्यूसली एक कंसिस्टेंसी होती है रेवेन्यू स्ट्रीम में, और दूसरा ये होता है कि लाइक फर्टिलाइजर सेक्टर इटसेल्फ इज वेरी इफेक्टिव सेक्टर।
तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए एक तो वो बहुत ही अच्छा सेक्टर है। और इसके अलावा जो है वो दूसरी सबसे बड़ी जो इसमें होती है वो होता है हाईएस्ट पे आउट रेशोज, जो कि आल्सो वन ऑफ द बेस्ट बेट फॉर द इन्वेस्टर्स के लाइक जो है वो पे आउट मतलब जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक में से एक फर्टिलाइजर सेक्टर जो है वो भी टॉपिक में आता है। अभी जो हमारे टॉपिक्स हैं वो उनमें से हमने फौजी फर्टिलाइजर कंपनी रखी है और दूसरी फौजी फर्टिलाइजर विकासन भी रखा हुआ है। इसमें हम मोस्टली तो ये है कि फौजी फर्टिलाइजर विकासन की मेन रीज़न हम नीचे डिस्कस करेंगे कि हमने इसको एज ए टॉपिक क्यों सजेस्ट किया है। इसके अलावा करंटली गवर्नमेंट की बातचीत हो रही थी जीआईडीसी के हवाले से। अब जीआईडीसी की ये कि गवर्नमेंट में बात स्टार्ट हो गई थी कि आप जो है वो इस चीज़ को इनिशिएट कर दें, और जो है वो टोटल मतलब ईरान की तरफ से प्रेशर है कि हम अब काम स्टार्ट करना शुरू करें, प्रोग्रेस आप ही दिखाएं। तो वरना ये कि टाइमलाइन के बाद जो है वो तकरीबन $18 बिलियन की पेनल्टी जो है पाकिस्तान को फेस करना पड़ेगी। अब यूएस की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाकिस्तान इस डील को मटेरियलाइज नहीं कर पा रहा। गोइंग फॉरवर्ड ये है कि एक बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान के लिए अगर ये इनकॉर्पोरेट होता है तो। तो हमें ये लगता है कि फौजी फर्टिलाइजर के पास जो है इनफ रूम है बेसिकली कैश के लिए, तो वो आराम से सिचुएशन को नेविगेट कर सकता है। इसके अलावा इन्फर्ट और एफएफबीएल के पास जो है वो एक कैश रिजर्व के अवेलेबिलिटी इतनी नहीं है, जिसकी वजह से ये कि अगर कोई डिसीजन आता है तो ये है कि ये इन दोनों में से कोई एक इम्पैक्ट जो है वो अर्निंग पे आ सकता है। बाकी गोइंग फॉरवर्ड फॉर द फर्टिलाइजर जो है वो होल्ड स्ट्रॉन्ग पोजीशन अगेंस्ट टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ जीआईडीसी इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, ये इफेक्ट का जो जीआईडीसी के पेबल्स के हवाले से जो मसला चल रहा था, उसके बारे में आपको क्या व्यू है? अच्छा, ईपर्ट के हवाले से मैं अगर बात करूं तो ये बेसिकली जीआईडीसी स्टार्ट हुआ था 2011 में। टापी गैस प्रोजेक्ट था एक। तो उसमें से कुछ पोर्शन जो था वो बेसिकली फर्टिलाइजर सेक्टर को भी एलोकेट किया गया था। बल्कि कुछ पोर्शन तो नहीं कह सकते, अब ये कि एक मेजर जो है वो पाकिस्तान में इवन दो बाकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से मेजर जो गैस सप्लाई होती है वो होती है फर्टिलाइजर सेक्टर को। अब जिसमें ये है कि एक एंग्रो को बेसिकली दो प्लांट हैं, एक एंग्रो का एनविन प्लांट और दूसरा है फार्मा फर्टिलाइजर। अब इनको गैस मिलना स्टार्ट हुई थी ये फर्टिलाइजर पॉलिसी 2001 के तहत। अब जिसमें ये लिखा हुआ था, जितने डॉक्यूमेंट्स मैंने शायद पढ़े हैं, जिसमें ये लिखा हुआ था कि आपको जो गैस मिलेगी वो 70 सेंट्स पर एमएमबीटी के तहत मिलेगी। तो उसमें ये भी एक जगह क्लियर था कि ये सारी जो एग्रीमेंट अभी चल रहा है वो ओवर एंड अबव दी ड्यूटी एंड सेस के अगेंस्ट, मतलब वो उसमें से ये सारे एग्जेंट हो गए। तो बेसिकली बात यहाँ से स्टार्ट हुई थी जब उन्होंने एक नोटिस दिया था गवर्नमेंट ने कि भाई आप जो है इन प्लांट पे भी आप दे दो। तो सिर्फ इफर्ट ही नहीं बाकी तमाम सारी इंडस्ट्री जो थी वो एक सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली, सारी कंपनीज जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली गई थी। वो कह रहे थे ये ट्रीटमेंट इस तरह से होंगे। टोटल कलेक्टिव बात करें तो टोटल जीआईडीसी जो फर्टिलाइजर सेक्टर में है, वो तकरीबन 100 बिलियन से ज्यादा की अमाउंट पेबल्स है ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री की तरफ। अब नंबर ऑफ क्लेम्स थे कंपनी की तरफ से कि ड्यूरिंग द टाइमिंग हमने जो थे वो प्राइसेस पास ऑन नहीं किए थे, सिर्फ हमने इन्फ्लेशन या बाकी जितनी भी एडजस्टमेंट थी वो प्राइस पास ऑन की हुई थी। लेकिन जो जीआईडीसी का पोर्शन है वो अभी भी रहता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये चाह रहे थे कि रिसेंटली इनका जो एग्रीमेंट था फर्टिलाइजर पॉलिसी का वो खत्म हो चुका है इफर्ट था, जिस पे भी अगेंस्ट एक जो है वो कोर्ट में केसेस अभी भी चल रहे हैं, लेकिन वो भी कोई जैसी होल्ड स्टांस पे है अभी भी। जहाँ तक मुझे लगता है जिस तरह गवर्नमेंट क्लेम कर रही थी आप वो पूरी जितनी शुरू से लेते लेते हुए आप हमें दे दो। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि इस पॉलिसी के तहत इफर्ट पे जो इफर्ट ने केस डाला हुआ है कि हमने जो जहाँ तक जिस टाइम पीरियड में हमने बेसिकली गैस ली हुई थी $0.7 पर एमएमबीटीयू पे, तो वो एप्लीकेबल नहीं है जीआईडीसी पेबल के लिए। तो मुझे लगता है कि एक वो वाली साइड जो है वो अभी भी एक पॉजिटिव ही होगी अगर कोई कल कोई फैसला आते हैं जीआईडीसी पे, स्पेशली एमएन प्लान के लिए। इसके अलावा अगर कोई सवाल जीआईडीसी का वजह से तो आप पूछें। बिल्कुल बिल्कुल।
अच्छा तनवीर भाई, बाय द वे, एक ये रहता है कि फ्यूचर में अगर इन केस गैस शॉर्टेज हो जाती है तो उसका एक ओवरऑल सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, और कंपनीज जो है वो क्या मेजर्स ले सकती हैं इस अच्छा, सिनेरियो में। गैस के बारे में अगर मैं बताता चलूँ कि जो फर्टिलाइजर सेक्टर को गैस मिलती है वो लो बीटीयू वाली गैस होती है, मतलब उसकी हीटिंग वैल्यू भी कम होती है। लाइक नॉर्मल जो बाकी घरों में गैस आ रही होती है या बाकी जो भी गैस जिसको हम नेचुरल गैस कहते हैं, तो उसकी वो बेसिकली हाई बीटी वाली गैसेस होती है। तो लाइक शॉर्टेज तो बाकी के मुल्क में शॉर्टेज है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर बात में फर्टिलाइजर में तो कोई एक हमें नहीं लग रहा कि फर्टिलाइजर सेक्टर में कोई एक गैस शॉर्टेज वाला प्रॉब्लम आ सकता है। नॉर्मली अगर गैस बीइंग मेजर रॉ मटेरियल फॉर द यूरिया, अब जिसमें ये है कि इसका मैकेनिज्म इस तरह होता है कि तकरीबन 22 से 25 MMBTU एज अ फीड गैस रिक्वायर होता है यूरिया बनाने के लिए, और एज अ फ्यूल बात करें तो ये तकरीबन 4.5 से 5 MMBTU जो होता है वो और गैस रिक्वायर होता है फॉर द फ्यूल और गैस यूरिया बनाने के लिए। तो हमें नहीं लगता कि कोई एक बड़ा एक हर्डल है ओवरऑल इंडस्ट्री में शॉर्टेज के हवाले से, या जो भी हम कह सकते हैं कि काइंड ऑफ के बाकी डिप्लीट हो रही है रिजर्व। तो बीइंग सिंस इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग ऑन लो बीटीयू गैस, तो ऐसे कोई मसले नहीं आगे आप करें तो अगले 15-20 साल तक तो सच कोई मसले हमें देखते हुए नजर नहीं आ रहे। नहीं, परफेक्ट, आपने काफ़ी अच्छा कवर करा। नहीं, इन केस अगर फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इनको किसी ऑल्टरनेट मेथड पे जाना पड़ता है, तो क्या इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी, और क्या ऑल्टरनेट मेथड हो सकता है इसका। ऑल्टरनेटिव मेथड तो कोई मतलब ऐसा जिस तरह मैंने कहा कि कोई एक मतलब इनको कोई चैलेंज नहीं है लाइक फॉर दी लो टाइप ऑफ गैस जो इनको मिलती है। हाँ, बाकी ये कि एक फॉर फर्टिलाइजर भी कासिम है, अब जिसने एक अपना कोल पावर प्लांट बनाया था जस्ट वो भी सिर्फ फ्यूल के लिए बनाया था, जो उनका फ्यूल पोर्शन। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई जरूरत है या इन सेंस के आगे जाने के लिए मतलब कोई एक तरह अल्टरनेटिव की तरफ चले जाए। तो मतलब एक बेसिक जो शॉर्टेज वाला अगर आप सिर्फ ला रहे हो बीच में कि शॉर्टेज होने की वजह से कोई अल्टरनेटिव इनके पास है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना, मतलब ऐसा होगा वाटर इंडस्ट्री में। अच्छा, ना ना शॉर्टेज के कोई चांसेस हैं, और ना जो है वो कोई ऑल्टरनेटिव भी फिलहाल। जी ऐसे ही। हम्म, इसके अलावा गोइंग फॉरवर्ड बात करें तो गवर्नमेंट ने जो है रिसेंटली एक आईएमएफ की कंडीशन दी थी कि आप जो है वो गैस प्राइसेस बढ़ा दे फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर या बाकी ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। तो हमने देखा कि गवर्नमेंट ने कुछ मेजर डिसीजन लिए हुए थे, तकरीबन फ्यूल एंड फीड दोनों उन्होंने इंक्रीज की हुई थी। तकरीबन फीड तकरीबन ये 170% से उन्होंने इंक्रीज की हुई है। फ्यूल भी उन्होंने कुछ तो एक यूनिफॉर्म जो जिसको हम कहते हैं रिकॉर्ड तकरीबन 1597 पर MMBTU जो थी वो उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था। दो के देखें अगर हमने फोर्थ क्वार्टर में अगर लास्ट ईयर में देखें तो गवर्नमेंट ने फिर एक पहली बार भी उन्होंने गैस प्राइसेस इंक्रीज किए थे। अब जिसमें जो फीड का रेट था वो तकरीबन 580 का था, और फ्यूल का तकरीबन 1580 उन्होंने मैच किया हुआ था। अब इसके अलावा अगर जैसे ही गवर्नमेंट ने गैस प्राइसेस बढ़ाए थे तो इंडस्ट्रीज में कंपनीज ने अपनी प्राइसेस सेलिंग प्राइसेस बढ़ाना स्टार्ट कर दी तो ऑफसेट द इम्पैक्ट। अब करंट अगर बात करें प्राइसेस की तो यूरिया की प्राइसेस तकरीबन 4500 4600 पर बैग तक की चल रही है। इसी तरह एफएफसी की देखें तो एफएफसी बीइंग फुली ऑपरेटेड ऑन मारी नेटवर्क, तो बेसिकली गवर्नमेंट ने फिलहाल मारी नेटवर्क को उस एग्रीमेंट में नहीं लाए थे, जिसकी वजह से जो ओवरऑल प्राइसेस जो थी वो बढ़नी थी। इसीलिए एफएफसी की प्राइसेस जो थी वो तकरीबन 3700 पे अभी रिसेंटली चल रही हैं। और इसके अलावा बात करें तो तकरीबन एफएफबीएल की प्राइसेस सबसे हाईएस्ट है 5500 पर बैग जो है वो ट्रेड करी है उस वक्त मार्केट में। इसके अलावा अगर तो इम्पैक्ट, इस टाइम पे करंटली अभी एफएफसी हैज एन एडवांटेज। जी इस इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट में ये है कि इम्पैक्ट जो है वो उसको अगर हमें आगे चलकर ये लगता है कि हमारी बेस की जो भी जो प्रोक्योरमेंट है कंपनी वाइज, तो उसकी भी गवर्नमेंट जो है वो गैस प्राइसेस बढ़ा देगी। बढ़ा देते मुझे। इसके अलावा जो है वो बात करें तो तकरीबन इफर्ट के पास एक बड़ा रूम है। अब उसमें ये कि तकरीबन मोर देन 30% जो है वो PP12 पे जो है अभी उसको गैस मिल रही चुकी है, मतलब शुरू से उसको एक बड़ा पोर्शन जो है वो उसको अभी भी
PP12 के तहत मिल रहा होता है। गवर्नमेंट ने, जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि मारिक के नेटवर्क का कोई मेंशन नहीं किया होता कि उसकी गैस प्राइसेस कब बढ़ेंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो भी जल्द जिस तरह आएंगे रखते हैं उसके बाद कंटिन्यूसली कह सकता कि आप पूरी फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए जो है आप गैसेस प्राइस बढ़ा दें, तो हमें लगता है कि आगे चलकर ये भी इंक्रीज कर देंगे। मतलब इसके अलावा इफर्ट टोटल बात करें तो 60% इंडस्ट्री का जो ऐसा है जो कि गैस प्राइस का मतलब इम्पेक्ट ले चुका है। अब 60% में बाकी एसएनजी की है जो नंबर ऑफ सप्लायर्स है जहाँ से वो इंडस्ट्री गैस लेती है, लेकिन इंडस्ट्री का 40% मारी पे बेस करता है, तो जिसकी प्राइसेस गवर्नमेंट ने अभी तक बढ़ाई नहीं है। एक बड़ी डिस्पैरिटी हो रही है पूरे ओवरऑल सेक्टर में। और गोइंग फॉरवर्ड हमें ये लगता है कि गवर्नमेंट जो ये सब्सिडाइज रेट जो हमारी नेटवर्क का वो भी खत्म करके एक यूनिफॉर्म प्राइस वेको की तरफ चला जाएगा। तो उस पर भी क्लियरिटी आना बाकी है। अगर क्लियरिटी आ जाती है तो इफर्ट को एक अच्छी खासी अपसाइड मतलब एक अपॉर्चुनिटी है फॉर दी टू गेट इम्पैक्ट टोटल इम्पैक्ट। क्योंकि एफिशिएंसी की लेवल एफिशिएंसी के हवाले से बात करें तो इफर्ट के बाद एक बड़ी जो है वो एफिशिएंसी बेस के लिए एक एडवांटेज है ओवरऑल पूरे सेक्टर में से। तो इसमें ये कि पुरानी प्राइसेस जो थी इससे पहले 300 2024 प्राइसेस थी, तो वहाँ से आगे चलकर एक 1500 तकरीबन जो है प्राइसेस के वेकआउट करीब जो है वो आ रहे हैं ओवरऑल सेक्टर। तो इस हवाले से ये कि हम जो अभी जो आप देखते हैं एफएफसी के तकरीबन 40-42 के मार्जिन आ रहे हैं, उसकी मेन रीजन ही यही थी कि गवर्नमेंट ने जो लास्ट साइकिल में भी हमारी नेटवर्क की प्राइस नहीं बढ़ाई थी और इस वाले में भी अभी तक नहीं बढ़ाई। लेकिन जब क्लियरिटी आना स्टार्ट हो जाएगी तो एक अच्छी पिक्चर जो है वो पोर्ट्रे हो जाएगी गोइंग फॉरवर्ड फॉर दी ओवरऑल इंडस्ट्री। इसके लिए हम जो हैं अब तो कंटिन्यूसली यूरिया की प्राइसेस बढ़ती जा रही है, और दूसरा ये कि स्ट्रॉन्ग आउटलुक है एग्रो इकोनॉमिक्स की वजह से। तो टोटल जो डिमांड है यूरिया की हम जो फर्टिलाइजर की हमें ये लग रहा है कि ये कंटिन्यू रहेगी, और एक अच्छी खासी जो है वो पोटेंशियल अपसाइड पोटेंशियल जो है वो इन्वेस्टर के लिए अभी भी वेट कर रहा है। गोइंग फॉरवर्ड हमें ये लगता है कि इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी है कि इंटरेस्ट रेट जैसे ही कटना स्टार्ट हो जाएंगे तो बीइंग डिविडेंड यील्ड सेक्टर, तो हमें ये लगता है कि सेक्टर की जो अट्रैक्शन है वो बढ़ती जाएगी। लाइक हम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इंटरेस्ट रेट कब जो है वो 12 या 13% तक चले जाएंगे, या हम लोग 10-11% तक चले जाएंगे, लेकिन जैसे ही रेट कटना स्टार्ट हो जाएगा तो सेक्टर की अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। लाइक जिस तरह कंपनी देती है 18 से 20% की डिविडेंड यील्ड दे रही है, और इंटरेस्ट रेट आपको जैसे लाइक 12-13% दे दो, एक वहाँ से भी एक नया और रूम स्टार्ट हो जाएगा और इन्वेस्टर के लिए। कुछ रिस्क है सेक्टर के लिए अ, जिसमें यह है कि तो अवेलेबिलिटी ऑफ गैस इन सेंस के गवर्नमेंट जो है वो कुछ प्लांट को गैस देना छोड़ देती है, मतलब बंद कर देती है फॉर टू मीट दी अदर रिक्वायरमेंट्स। और उसमें ये कि अनफोर्सीन नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, लास्ट टाइम जिस तरह फ्लड हो गए, तो कि ये डायरेक्टली इम्पेक्ट नहीं करते, लेकिन ये है कि फॉर अ टाइम भी अगर ये मोस्टली जो जिस तरह मैंने कह दिया कि स्टार्ट जब होता है सीजन का, उनमें से अगर कोई ऐसा फ्लड आता है तो सेक्टर की डायनामिक्स को थोड़ा बहुत हर्ट कर सकता है फॉर टाइम। उससे ये होता है कि जो एक अर्ली स्टेज होती है, दूसरा ये होता है कि लेट स्टेज जो है वो स्टार्ट होती है, लेकिन ये तो ओवरऑल कवर हो जाता है। इसके अलावा जीआईडीसी पे कोई अनफेवरेबल कोई डिसीजन आता है गवर्नमेंट की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और ये है कि वीक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक जो सॉइल की लाइक ट्रीटमेंट होती है, तो ये कुछ रिस्क हैं ओवरऑल सेक्टर के लिए apart from the all the mentioned like developments in the reasons why we pick this fertilizer sector for our investment portfolio। कंपनी स्पेसिफिक बात करते हैं जिसमें ये है कि फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की जो हमने लाइक वैल्यूएशन के हिसाब से टारगेट प्राइस सेट हुई थी वो 162 की आ रही थी। अब जिसमें तकरीबन 35% का जो है पोटेंशियल अपसाइड अभी भी जो है कंपनी ऑफर कर रही है। अब अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम डिविडेंड यील्ड को ऐड करते हैं जो कि 18% है, 18% की हम एक्सपेक्ट करें कि डिविडेंड यील्ड जो है वो कंपनी देगी।
तो टोटल अगर रिटर्न की बात करें तो ये 53% का रिटर्न है। हमारी जो प्रेफरेंसेस है सेक्टर को पिक करने के लिए, उसमें ये कि एक तो इम्प्रूव अर्निंग क्वालिटी है, दूसरा ये कि डिमांड ट्रेंड्स जो है वो एक कंसिस्टेंट रहेंगे। इसके अलावा डाइवर्सिफिकेशन है कंपनी के पास, और एक अट्रैक्टिव पे आउट रेशोस, और जो है वो कंपनी के पास एबिलिटी है तो पास ऑन दी ओवरऑल कॉस्ट इम्पैक्ट। इसके अलावा पी की बात करें तो बेस्ड ऑन CY 24 अर्निंग्स, पी तकरीबन 4 के 4 का पी चल रहा है, और ये भी जो है वो सेक्टर कॉमनली अदर ये कंपनी कॉमनली अदर सेक्टर्स जो है वो एक इफेक्टिव पिक बना रहा है। इसके अलावा डिविडेंड यील्ड भी 18% है। जो हम के गोइंग फॉरवर्ड अगर कोई गेस्ट प्राइसेस के शॉप्स आते हैं तो कंपनी के पास अवेलेबिलिटी है, एबिलिटी है, तो वो अपनी प्राइसेस को जो पास ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा यूरिया में इनकी डोमिनेंसी है, तकरीबन 38% का मार्केट शेयर है। इसके अलावा साथ में ये भी है कि करंटली जो है वो एक तो प्राइस भी उसकी कम है, तकरीबन 3700 पर बैग पे, लेकिन ये कि बीइंग लाइक सेम प्रोडक्ट है ओवरऑल सेक्टर की, तो हम आगे ये है कि इनकी प्राइसेस भी बढ़ेंगे, या तो ये हो सकता है कि इनके टोटल जो है वो डीलर जितना मार्जिन है वो खा लाइक। अब इस तरह फर्टिलाइजर सेक्टर में बेसिकली इस तरह होता है कि एक प्राइस होती है जो कि ओवरऑल सेक्टर में चल रही होती है, लाइक जिसमें ये है कि इसमें हमें हमें तो ये लगता है कि हमारी बेसिस पे भी अपडेट आएगी, तो उसकी वजह से हमको अपनी प्राइसेस बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि जो गैस की प्राइसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वो कंपनी के पास फ्लक्चुएशंस लाइक कोई भी आता है मतलब इजीली कैन हैंडल या रिस्पॉन्ड टू दी प्राइस गैस प्राइस फ्लक्चुएशंस गोइंग फॉरवर्ड। दूसरा कंपनी के पास एक तो डाइवर्सिफिकेशन है, कंपनी ने तकरीबन अपना पोर्टफोलियो इस तरह से बनाया है कि लाइक कोर से अर्निंग नहीं आ रही तो बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं मतलब कंपनी जो तो वहाँ से एक अच्छी खासी जो है अर्निंग हो सकती है। अब कंपनी ने अपना पोर्टफोलियो लाइक बैंकिंग में बनाया हुआ है, फूड सेक्टर में बनाया हुआ है, जो कि एक स्ट्रेटेजिकली गुड फिट बना रहा है फॉर दी ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए। अब इसमें ये है कि कंपनी के पास तकरीबन FBL की 49 पॉइंट ऑलमोस्ट 50% जो होल्डिंग है, KBL स्टेट बैंक 40, ये दो मेजर हैं जिसके पास कंपनी की एक अच्छी खासी होल्डिंग है। तो जैसे जैसे वो कंपनी ग्रो करती है तो हमें ये लगता है कि कंपनी की ओवरऑल जो रेवेन्यू स्ट्रीम लाइन है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। बेसिकली कंपनी का मकसद ये है कि तो मैक्सिमाइज द रिटर्न फ्रॉम एसोसिएट, और हमें ये लगता है कि ये ग्रोथ वाला ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, जो कि एक यूनिक स्विच बनाता है ओवरऑल तो फॉर दी फर्टिलाइजर कंपनी को। ये कुछ फाइनेंशियल्स के नंबर है। अब जिसमें हम देखें तो लाइक नेट सेल्स भी देखें, करंटली तो उन्होंने 159 बिलियन की जो है वो नेट उनका रेवेन्यू था CY 23 में। गोइंग फॉरवर्ड देखें तो एक अच्छी खासी में भी कंटिन्यूसली जो है वो ट्रेंड इंक्रीज होता हुआ देखा जा रहा है। इसी तरह अर्निंग की बात करें तो लास्ट ईयर इन्होंने क्लोज किया था तकरीबन 23.32 पे इन्होंने पर शेयर पे एक अर्निंग अपनी क्लोज की थी। आगे की फोरकास्टिंग के हवाले से ये 29 रुपये की अर्निंग आएगी, जिसमें से तकरीबन जो इनका डिविडेंड है वो और 22 रुपये तक का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह 2025 में भी 33 की अर्निंग एक्सपेक्टेड है। डिविडेंड जो है वो 25 रुपये का है, 24.75 का है, और 26 की अर्निंग जो है वो तकरीबन 40 रुपये तक की आ रही है, उसमें डिविडेंड जो है वो 25 रुपये का है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर द कंपनी, जिसमें सबसे पहला ग्राफ तो नेट सेल्स है, जिसमें क्लियरली नजर आ रहा है कि कंपनी का जो आगे का ट्रेंड है वो एक ग्रोथ की तरफ है। इसी तरह प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो भी एक जो है वो इंक्रीजिंग ट्रेंड की तरफ है। और इसी तरह अगर EPS की बात करें और EPS ग्रोथ की बात करें तो वो भी एक सिमिलर ट्रेंड जो है वो फॉलो करेगी। डिविडेंड भी देखें तो एक तो उसमें कंटिन्यूसली ग्रोथ है बेस्ड ऑन दी अर्निंग, जैसे वो अर्निंग अपनी इंक्रीज होती जा रही है तो डिविडेंड भी एक तरह का उनका इसी ट्रेंड को फॉलो करता हुआ जा रहा है। इसके अलावा दूसरी कंपनी मेजर कंपनी है तकरीबन इसके पास जो एंग्रो फर्टिलाइजर है। एंग्रो फर्टिलाइजर जो है वो
एक उसमें भी तकरीबन वैल्यूशन के हिसाब से उसकी जो प्राइस आ रही है 157 की आ रही है, 7% का अपसाइड है। ये क्लोजिंग प्राइस ये लाइक 147 पे ये 7% का अपसाइड है। इसके साथ देखा जाए तो इसमें भी तकरीबन 19% की जो है वो टोटल डिविडेंड यील्ड है। कम्युलेटली ये तकरीबन 25% का जो है वो गेन ऑफर कर रहा है आगे चलकर पूरे। तो इस साल अगर हम दिसंबर एंड की बात करें 2024 में, इसमें भी मेजर जो है वो हायर पे आउट है, जो कि ओवरऑल कंपनी का एक यूनिक बना रहा है। अब इसमें ये कि अगर लास्ट 5 ईयर की बात करें तो तकरीबन एवरेज ऑन एवरेज 104% का ओवरऑल पे आउट जो है कंपनी में दिया है, जो कि एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। लाइक वो जो डिविडेंड यील्ड स्टॉक के लिए इन्वेस्टर्स हैं वो देख रहे होते हैं। इसी तरह ये कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं साइड पे। अब जिसमें ये कि इसकी अर्निंग वगैरह जो भी इसमें लाइक, और इन्होंने ये साल तकरीबन 20 रुपये से क्लोज किया। और ये 20 रुपये तो 2023 की अर्निंग थी वो तकरीबन 20 रुपये। गोइंग फॉरवर्ड तो इसमें एक 27 रुपये की अर्निंग है, फिर 29 की है, फिर इसी तरह जो है एक उसमें ग्रोथ जो है हम फोरकास्ट कर रहे हैं। हाँ, जिस तरह मैंने पहले ही बताया था, गवर्नमेंट ने जिस तरह अपनी पॉलिसीज चेंज की हुई हैं ओवरऑल गैस की, जिसमें इस पर कोई एडवांटेज है। लाइक तकरीबन मोर देन 30% जो है वो क्योंकि 12 पे अभी भी जो है वो प्रोक्योर कर रहा होता है गैस। इट्स शोज अ गुड साइन फॉर दी, बट लाइक अगर कोई कल कोई अगर पॉलिसीज बाकी सारी जो 40% रिमेनिंग इंडस्ट्री अगर उसके लिए भी सेम हो जाती हैं प्राइसेस, तो एक जो है वो इफर्ट जो है वो वन ऑफ द बेस्ट पिक अमंग द पेयर्स हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड। कंटिन्यूसली इफर्ट की बात ये है कि आप जो है यूनिफॉर्म गैस प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हो पब्लिक वॉल इंडस्ट्री, जिसके लिए जो है वो बातचीत जो है, एक तो ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री को चाह रहे हैं, दूसरा ये कि आईएमएफ की तरफ से भी ये प्रेशर है कि आप जो है वो गैस सेक्टर के लिए और फर्टिलाइजर सेक्टर के लिए गैस प्राइसेस इंक्रीज कर दें। इसके अलावा जो कंसेशनरी गैस मिलता था इफर्ट को 0.7 MMBTU पर MMBTU, तो वो अभी भी डिस्कशन में ये केस चल रहा है अभी भी। तो मतलब कंपनी का कहना है कि ये वापस वाइज कर दे और इसको एक्सटेंड कर दें। तो अंडर डिस्प्यूट है ये मामला। अगर इनके मामले इनके फेवर में आता है तो यहाँ से भी एक अच्छी खासी अपसाइड बन सकती है ओवरऑल कंपनी के लिए। ये फाइनेंशियल से लाइक कंपनी ने 2023 क्लोज किया था तकरीबन 223 अरब से। अब गोइंग फॉरवर्ड है इसमें भी टॉप लाइन में भी एक अच्छी खासी जो है कंटिन्यूसली ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। इसी तरह अर्निंग के हवाले से भी ये कि 20.5 रुपये का डिविडेंड दिया था 2023 में। अब जो है वो अगले बेस्ड ऑन दी अर्निंग्स ऑफ CY 24, तो उसमें 36 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इसी तरह 27.5 का 2025 में, और गोइंग फॉरवर्ड 2026 में 28 रुपये का डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर दी कंपनी। नेट सेल्स टॉप लाइन में भी जो है वो ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। इसी तरह जो है वो सेम अप्लाई हो रही है ओवरऑल टोटल इनकम नेट इनकम। लाइक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी एक अच्छी खासी कंटिन्यूटी जो है वो ट्रेंड जो है वो अपवर्ड की तरफ ही लग रहा है। अर्निंग में भी सेम है कि जैसे जैसे उनकी टॉप लाइन या कंपनी ग्रो कर रही है तो उनकी अर्निंग भी ग्रो कर रही है, फॉलोड बाय दी डिविडेंड। तो जिस तरह डिविडेंड है 20 से 26, 27, 28 रुपये का जो हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है बेस्ड ऑन दी अर्निंग्स एंड ऑल दी फोरकास्टिंग बाय दी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दी जो assumptions एंड जो डिसीजन गवर्नमेंट लिए होते हैं। तो उसमें भी डिविडेंड यील्ड की वजह से जो है कंपनी बहुत ही अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे ट्रेड करेगी। एफपीएल के हवाले से है कि एफपीएल की जो प्राइस हमने फोरकास्ट की हुई है वो 38 रुपीज पर शेयर की हुई है December 24 की क्लोजिंग प्राइस। जिसमें ये है कि कंपनी का जो टोटल अपसाइड है 45% है। अब इसमें साथ में कंपनी ने जो है वो
डिविडेंड देना जो वापस से रिज्यूम कर दिए हैं, जिसकी वजह से जो लाइक ये पिछले कुछ सालों से उन्होंने कंपनी में डिविडेंड देना बंद कर दिया था। और इसके साथ जो है वो टोटल अगर रिटर्न की बात करें तो 50% अपसाइड इसमें कंपनी ने जो है ऑफर करी अभी बेस्ड ऑन दी करंट assumptions एंड ऑल दीस टाइप ऑफ नंबर्स। तो सेक्टर जो कंपनी जो 5 के मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा जो है वो कंपनी के पास डाइवर्सिफिकेशन लाइक अगर फौजी फूड जो है वो कंपनी अभी प्रॉफिटेबल हुई है लास्ट 1 साल से। तो हमें ये लगता है कि ड्यू ड्यू टू डाइवर्सिफाइड नेचर वहाँ से भी एक अच्छी खासी अमाउंट आएगी जो कि कंपनी के ओवरऑल जो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करेगी। इसके अलावा पे आउट की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे से कंपनी ने मतलब 3-4 साल से पे आउट था वो बंद, मतलब कैश की वजह से और बाकी जैसे वजह से जो था कंपनी ने अपना टोटल डिविडेंड देना बंद कर दिया था। लेकिन अभी इस साल हमने देखा कि कंपनी ने वापस रिज्यूम कर लिया है डिविडेंड। 2000 अगर 2012 से 2018 तक देखें, 18 के बाद उन्होंने डिविडेंड देना छोड़ दिया था। तो पे आउट तकरीबन 77% का था। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि बिटवीन 2024 एंड 2027 जो एवरेज पे आउट होगा वो 50% होगा। तो क्या आल्सो कंपनी को एक अच्छी खासी इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है कि उस कंपनी में जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन के जो डिविडेंड देने का जो मतलब वापस से रिज्यूम हो रहा है। इसके अलावा पीएनपी मोरक्को है जिसमें पार्टनरशिप थी कंपनी की जो कि एक मेजर सप्लायर है तो फॉस्फोरिक एसिड का, जिसमें ये ठीक है वन ऑफ द सोल सप्लायर है एफपीडीए का, जिसमें ये कि बाकी जो भी कंपनी के पास एक्सेस बढ़ती है तो वो भी आगे इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो सेल करके वहाँ से भी एक अच्छी खासी पोटेंशियल जो है वो इन टर्म ऑफ अर्निंग्स जो है वहाँ से आती है। So being strategically diversified itself into a number of the businesses, तो कोई potential risk जो है वो easily जो है कंपनी बियर कर सकती है। अब मोस्टली ये कि जो हमने पहले बताया था कि जो मेन रीजन है एफपीओ को चूज करने के लिए वो एक रिजर्वेशन ऑफ द डिविडेंड है। लाइक एक वन ऑफ द बेस्ट हम अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टर के एक डिविडेंड दे रही थी 30th प्राइस पे थी। अगर 50 का पे आउट भी है तो इट्स आल्सो गुड साइन। फाइनेंशियल के हवाले से बात करें तो कंपनी ने 2023 तकरीबन 193 बिलियन के करीब जो है वो क्लोज किया था साथ। गोइंग फॉरवर्ड एक क्योंकि इन्होंने रिसेंटली टॉप लाइन में एक मेजर है डिस्कवरी सारी क्योंकि साथ क्योंकि इन्होंने अपनी यूरेटी प्राइसेस बढ़ा दिए जो कि एक हो सकता है कि उसकी जो मतलब सेल्स है उस तरह से ना हो सके जो बाकी कंपनी की प्रोडक्ट तकरीबन इसकी 5500 पर बैग जो है कंपनी की यूरे प्राइसेस है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड ये क्या से जो है कि जब यूनिफॉर्म देखो फुली इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो हमें एक ग्रोथ नजर आएगी और कंपनी में। इसी तरह जो है वो अदर इनकम की बात की तो अदर इनकम भी इनकी बढ़ी हुई है, जो कि एक मेजर पोर्शन है फॉर दी वैल्यू एडिशन। इसके साथ अर्निंग की बात करें तो कंपनी ने तकरीबन 3.41 पे जो है वो पिछला साल क्लोज किया था। गोइंग फॉरवर्ड हमने अर्निंग एक्सपेक्ट की है तकरीबन ये 5 रुपये की अर्निंग आएगी जिस पे 2% का और सॉरी 2 रुपये का डिविडेंड देगा गोइंग फॉरवर्ड। ये अर्निंग जो है वो इंक्रीज होती जाएगी 7 सवा 7 रुपये इसी तरह जो 2.75 और 4 रुपये तक का डिविडेंड जो है वो एक लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके साथ ये अगेंस्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द कंपनी जिसमें ये कि कंपनी नेट सेल का है जिसमें एक बस थोड़ी वेरिएशन आ रही है जिसकी वजह से इस साल जो कि वॉल्यूम्स में भी हर्ट हो सकता है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड एक पॉजिटिव ट्रेंड है ओवरऑल दी कंपनी स्टॉक लाइन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वो इंक्रीज होता जा रहा है विद द टाइम बिंग। इसमें नंबर ऑफ टीम आगे जिस तरह से बाकी इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइसेस लाइक साउंड और गेटिंग फ्रूटफुल होती है तो कंपनी के लिए ओवरऑल जो है वो एक पॉजिटिव स्टांस है। ईपीएस
प्री गिवन है जिसमें एक ये 5 रुपए की अगले साल की एक्सपेक्ट है, 7 रुपए 10 2025 में 10 2026 में 7 रुपए की, ऐसा हम पॉइंट किया है कि वो फिर एक यूनिफॉर्म स्पीड से जो है वो कंपनी ओवरऑल ग्रो करेगी। डिविडेंड भी कंपनी देखा जाए तो 2000 तकरीबन 18 के बाद 19 उन्होंने डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन 23 में जो था सरप्राइजिंगली उन्होंने डिविडेंड रिज्यूम कर दिया कि हम ये एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले कुछ 5 सालों में जो पे आउट होगा वो 50% होगा, विच इज ऑल्सो मेक द कंपनी make the company good for the investor to invest in the to make the portfolio by including FPL also. ये ओवरऑल सेक्टर के हवाले से जिसमें एफएफसी इफर्ट और एफपीएल टीम करंटली लास्ट क्लोजिंग प्राइसेस पे हमने जो बनाई थी जिसमें टोटल अपसाइड एफएफसी की 36% है, इफर्ट गोल्ड पे रखा था, वेस्ट नाउ लॉन्ग द पोजीशन, तो इफर्ट वन ऑफ द बेस्ट पिक हो सकता है। डिविडेंड यील्ड वाली कहानी, क्योंकि हाईएस्ट डिविडेंड यील्ड होती है वाला स्टॉक है। इसके अलावा एफपीएल की तकरीबन 45% बेस्ड ऑन अपसाइड पे हमने एफपीएल को आगे रखा हुआ था, वो जो डिविडेंड वाली कहानी थी उसको एक मेजर सोर्स बनाकर हमने कंपनी जो है वो हमने ऑफर की थी। बाकी ट्रेंड रखा जाए पीएस का, अर्निंग है, डिविडेंड यील्ड्स है, डिविडेंड यील्ड है, पी रेशो गिवन है और डीपीएस, तो you can easily understand and make the comparison between the companies while choosing the stocks. So this is from my side, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। परफेक्ट परफेक्ट। नहीं तनवीर भाई आपने काफ़ी डिटेल में कवर करा और आई गेस फैंटास्टिक रिपोर्ट, उसका आपने कवर भी बड़ा अच्छा करा अच्छा मेरा सवाल बाय द वे ये है कि कंपनी स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो क्या कोई कंपनी स्पेसिफिक एक्सपेंशन एंटिसिपेटेड है फ्यूचर में फर्टिलाइजर सेक्टर में? कंपनी स्पेसिफिक एक्सपेंशन तो तब होती है जब आपकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो कम हो बेसिकली ओवरऑल डिमांड से। लाइक हम ये भी कहते हैं कि ऑन एवरेज कंपनी जो है वो लाइक टोटल कैपेसिटी तकरीबन 3.6 यूरिया की बात करें स्पेसिफिकली तो 6.3 मिलियन मीट्रिक टन की है। अब जो कि इसके अलावा अगर बात करें तो दो के कंपनी के पास है ना रूम है तो मीट दी ओवरऑल डिमांड। इसके साथ अगर बात करें इंपोर्ट की तो नंबर ऑफ टर्न अराउंड होते हैं ड्यूरिंग द ईयर, अब जिसमें कोई एक सर्टेनिटी आ गई, प्लांट बंद हो गया, कोई टर्न अराउंड चला गया 2 महीने के लिए, मोस्टली जो बेस्ट प्लांट है इफर्ट का उसको एक मेंटेनेंस की जरूरत होती है, तो इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि हम स्पेसिस पे इंपोर्ट करते हैं। बाकी ओवरऑल कंपनी के पास कैपेसिटीज जो है वो enough and to meet the overall requirement of the Pakistan agriculture fertilizer basically। तो डील का अगर हम देखा जाए तो एक प्लांट लगाने के लिए करंट वैल्यूएशन में तकरीबन 1.5 से $2 बिलियन की जो है कॉस्ट लगेगी, तो फिर काफ़ी अनरीजनेबल है कॉस्ट ओवरऑल प्लांट के लिए। परफेक्ट परफेक्ट। थैंक यू तनवीर भाई, काफ़ी डिटेल में अपने इस क्वेश्चन का भी आंसर दिया, तो आई गेस बेस्ट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। बाकी कोई सवाल हो तो आप जो है वो बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बिल्कुल हमारी जो तनवीर भाई की भी ईमेल और चेज की रिसर्च टीम की जो ईमेल्स हैं वो रिपोर्ट में जो है मेंशन्ड है, आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो आप इन पे जो है वो ऑब्वियसली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच तनवीर भाई फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।